बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक पल्लव के अंतर्गत एक यात्रा वृत्तांत का वाचन करेंगे। बच्चों, यात्रा वृत्तांत अर्थात यात्राओं के बारे में जो जानकारी देने वाला साहित्य है उसको हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। आधुनिक हिंदी में की गतिविधियों में यात्रा वृत्तांत काफ़ी प्रमुख विधा मानी गई है। आज जो यात्रा वृत्तांत हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है देवताओं का अंचल कुल्लू। बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी की कविता और गद्य के प्रमुख कवि और लेखक हैं। बच्चों, यात्रा वृत्तांत किसी एक जगह की यात्रा पर आधारित होता है। ये देशी भी हो सकते हैं, विदेशी यात्राओं दोनों पर हो सकती हैं। जो यात्रा वृत्तांत यहाँ दिया गया है वो हमारे देश के हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख स्थल है कुल्लू, वहाँ की यात्रा पर आधारित है। बच्चों, ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ की प्राकृतिक संपदा जो है काफ़ी भरी पड़ी है वहाँ पर। और कुल्लू और मनाली की यात्रा लेखक ने जब की तो उसने वहाँ के प्राकृतिक संपदा, वहाँ की सांस्कृतिक संपदा, वहाँ के जनजीवन का बड़ा ही सजीव वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में किया है। आइए इस पाठ का वाचन करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झुलना पुल से पार करना पड़ता है। उस पर से लारी का जाना काफ़ी खतरनाक है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज न चले, इसका प्रबंध यह किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 4 मील रफ्तार। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। आगे आगे ये व्यक्ति चलता है और मोटर उसके पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर पहरा पड़ा रहता है कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार ना जा सके। देखिए बच्चों, लेखक ने यात्रा वृत्तांत की शुरुआत करते हुए ही लिखा है कि जिस स्थान की वो यात्रा कर रहा है वो देवताओं का अंचल है। मंडी एक जगह है। मंडी से कुल्लू प्रदेश जाते हुए रास्ते में जो है व्यास नदी मिलती है। व्यास नदी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः ये होता है कि यहाँ मैदानी क्षेत्रों की तरह पुल नहीं होते हैं। वहाँ पर रस्सी से बने हुए पुल बनाए जाते हैं, लोहे के रस्सी से वो बनते हैं जिनको कि झुलना पुल कहते हैं, जिन पर से बड़ी गाड़ियों का जाना काफ़ी खतरनाक होता है। इसलिए उनमें प्रतिबंध लगाया जाता है कि ज़्यादा रफ्तार नहीं होनी चाहिए उनकी। तो वहाँ पे एक ये व्यवस्था अक्सर रहती है कि पुल पे एक चौकीदार रहता है जो कि सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और उसके बताए हुए ही रफ्तार से गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो यहाँ पे लेखक ने एक प्रारंभिक जो है हमको सूचना इस यात्रा वृत्तांत में दिया है उस जगह की। आगे 10 बजे के करीब हम लोग औट पहुँचे। औट क्या है? एक जगह का नाम है। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है,
पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। देखिए, लेखक ने इन पंक्तियों में ये बताया कि आखिर हम उस कुल्लू और मनाली पहुंचेंगे कैसे। लेखक ने बताया कि औट एक जगह है, वहाँ से रास्ता उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे हमको पहुँचना है, वो इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है। लेकिन एक दर्द भी इसमें साथ साथ है कि जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट है, सुविधाएं तो ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन उनका असर जो है प्राकृतिक सौंदर्य पे पड़ रहा है। और उन्होंने बताया है कि भीड़ भाड़ बढ़ने से काफ़ी कुछ जो है, जो पुराना सौंदर्य था, उसका चमत्कार था, वो नष्ट हो गया है। आगे और कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं, जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है, तो किसी में चावल उबाले जा सकते हैं। अब देखिए, लेखक ने आगे बताया है कि आगे जाकर के एक मणिकर्ण जगह है। मणिकर्ण जो है वो तीर्थ स्थान है। यहाँ जो है गर्म पानी के कई सोते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के, तापमान के जो है वहाँ पे कई सोते हैं। ये गर्म पानी के प्राकृतिक सोते हैं। इनमें कुछ में हम नहा भी सकते हैं और कुछ में जो है चावल है या आलू है, ये उबाले भी जा सकते हैं। ऐसा वहाँ पे इस तरह के सोते पाए जाते हैं। आगे व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुँच गए। भाई, पहाड़ी क्षेत्र है तो सड़कें ज़रूर हैं, लेकिन खतरनाक तो है ही है। इस तरह उन खतरनाक रास्तों को पार करते हुए लेखक जो है करीब 12 बजे कुल्लू पहुंच गया। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल, वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। ये सब असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। यहाँ पर दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव होता है, जिसमें आसपास के सभी देवी देवता रथों में बिठाकर लाए जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि इस विराट उत्सव में हजारों देवताओं के रथ शामिल होते हैं। देखिए बच्चों, कुल्लू क्यों महत्वपूर्ण है। कुल्लू को एक तो ये माना गया कि जो हमारे देश की प्राचीन हिंदू सभ्यता है उसका एक विकास स्थल है, गहवारा अर्थात विकास स्थल है। और दूसरी चीज़ ये वो इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो है देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं और साल में एक बार दशहरे के दिन सभी देवी देवताओं का एक प्रकार से वहाँ सम्मेलन होता है। इसीलिए जो है इस क्षेत्र को देवताओं का अंचल कहा जाता है, जो कि हमारे इस यात्रा वृत्तांत का शीर्षक दिया हुआ है। वहाँ पर जो है ऐसा सम्मेलन होता है, इसीलिए वो जो है कुल्लू का जो है बहुत अधिक महत्व। आगे कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि
वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। पांडवों के मंदिर हैं, जहाँ भीम की पत्नी हिडिंबा देवी भी पूजी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मनु ऋषि या मनु भगवान का भी मंदिर है। सैकड़ों मंदिर हैं कुल्लू में और उनकी अपनी एक परंपरा वहाँ की है। यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि कई स्थलों के नाम बताए हैं कि व्यास कुंड और व्यास मुनि और वशिष्ठ के ऋषि मुनियों के भी इनके स्थान हैं। वहाँ पर पांडवों के भी मंदिर हैं। यहाँ तक कि भीम की पत्नी हिडिंबा, जो कि एक राक्षसी थी, उसका भी जो है मंदिर जो है यहाँ पर पाया जाता है। और साथ ही मनु ऋषि अर्थात मनु भगवान का भी यहाँ पे एक मंदिर है। उन मंदिरों का भी परिचय लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में दिया है। आगे दशहरे पर यहाँ बड़ा भारी मेला भी लगता है। साल भर का व्यापार प्रायः इस एक दिन में ही हो जाता है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देशी अंग्रेजी दुकानों और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगे लेकर आते हैं। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टियाँ, पश्मीना, चरू और अन्य प्रकार की खालें, रीछ की, मृग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ, स्नो लेपर्ड की, तरह तरह के जूते, मोजे, सिली सिलाई पोशाकें, टोपियाँ, बांसुरी, बर्तन, पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सींग की कंघियाँ, देसी और विदेशी कांच, बिल्लौर और पत्थर के मनकों के हार, ना जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ आती हैं और देखते देखते बिक जाती हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना बजाना होता है तथा जगमग रोशनी होती है। देखिए बच्चों, क्योंकि कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है और दूर दूर से लोग दशहरा जो है कुल्लू का देखने आते हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने वहाँ पर होने वाले दशहरे के मेले का वर्णन किया है। बताया है कि वहाँ तरह तरह के ग्राहक और विक्रेता आते हैं, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं जिनका इन पंक्तियों में लेखक ने जो है वर्णन किया है। और नाच गाने, तमाशे, गाना बजाना, रोशनी, हर तरह की चहल पहल उस मेले में दिखाई देती है। आगे हम लोग उस दिन कुल्लू में 2 घंटे ठहरे, भोजन किया और फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े। मनाली देवताओं के अंचल का ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील है। आध बीच में कटराई की बस्ती है। अब लेखक जो है उस दिन वहाँ पे कुल्लू में 2 घंटे रहा और उसके बाद फिर वो मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली चला। मनाली जो है वो कुल्लू से करीब 23 मील 23 माइल्स दूर है वहाँ से आगे। और बीच में एक जगह पड़ती है, बस्ती पड़ती है, छोटी सी है, वो कटराई। आगे क्या बोलते हैं देखो। कटराई से चलकर मोटर कलात होती हुई मनाली जा पहुंची। यात्रा में जो जो पड़ाव पड़ते हैं उनका परिचय देते हुए लेखक आगे बता रहा है कि मनाली हम कैसे पहुंचे। मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया, जो यहाँ बहुतायत से होता है। फिजिस्ट जात का हिमालय का यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। इसके संबंध में यहाँ के लोगों में कई किंवदंतियाँ भी सुनने में आती हैं, लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोगों के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है।
देखिए बच्चों, कुल्लू मनाली का नाम तो लगभग सभी ने सुना है। टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन मनाली नाम कैसे पड़ा, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में ये बताया है कि मनाली का नाम, वहाँ पे एक मुनाल नामक पक्षी पाया जाता है, बहुतायत में, बहुत संख्या में पाया जाता है, ये जो फिजेट जात का होता है। तो ये पक्षी बहुत ही सुंदर होता है और उस क्षेत्र में खूब पाया जाता है। उसी उनकी संख्या के, उनके निवास स्थान के नाम पर ही जो है इस जगह का नाम जो है वो मनाली पड़ा है। मनाली की 2 बस्तियां हैं। अब लेखक जो है क्या कर रहा है, मनाली के बारे में बता रहा है। वहाँ की उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बता रहा है, उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लेखक बता रहा है। मनाली की 2 बस्तियां हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजार वाली बस्ती जो दाना कहलाती है, और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की। मोटर दाना तक जाती है। दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौल को चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है, जहां गर्म पानी के कुंड हैं और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यहीं तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। पाषाण मूर्ति वहाँ पूजी भी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। देखो बच्चों, यहाँ लेखक ने बताया है कि मनाली वास्तव में 2 बस्तियों में बटा हुआ है। एक तो वो क्षेत्र है जहाँ मार्केट है, बाजार है और बड़े बड़े बंगले हैं, जिनमें कि बाहर से आए हुए लोग ज़्यादातर बसे हुए हैं। और उससे करीब मील भर और ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में जब जाएंगे तो असली मनाली गांव वहाँ पे पड़ता है। लेखक जो है अपना वहाँ पहुँचा तो वहाँ के स्थान का वर्णन करते हुए उसने बताया कि जो है वशिष्ठ ऋषि का मंदिर है और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ एक गर्म पानी का कुंड है। अब प्रश्न उठता है कि ये पानी गर्म कैसे होता है। तो बच्चों, ये जो पानी है, ये जो गर्म होता है, इसका बहुत बड़ा कारण जो है गंधक है। गंधक क्या है? सल्फर, जो जिसको हम बोलते हैं। इस क्षेत्र में सल्फर की मात्रा काफ़ी पाई जाती है और बच्चों, सल्फर जो होता है, गंधक जो होता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत सारे चर्म रोग जो होते हैं इससे ठीक हो जाते हैं। आगे, रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। अब जो मनाली से जो रोहतांग की तरफ जो रास्ता जाता है, उसी पर ये व्यास कुंड जो है वो है। यहाँ से मील भर हटकर व्यास मुनि का स्थान है, जहाँ से व्यास नदी का उद्गम है। उद्गम क्या किसे कहते हैं? जहाँ से नदी कोई निकलती है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। रमणीक मतलब बहुत सुंदर है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं, वह भी देखने की चीज़ है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है, खो गई है। अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देती, केवल स्वर सुनाई पड़ता है। वहाँ क्या सुनाई पड़ता है? केवल हमको नदी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे पानी गिरने का शोर सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर उतरती है। अपने मार्ग के पहले 5 मील में जितना नीचे उतर आती है, वह उतना अगले 50 मील में नहीं और उसके बाद के 500 मील में भी नहीं। रोहतांग की जोत की दूसरी ओर कोकसार पड़ा हुआ है। देखिए बच्चों,
ये जो व्यास नदी रास्ते में पड़ती है उसका यहाँ पे लेखक ने इन पंक्तियों में वर्णन किया है कि जब पहाड़ी क्षेत्र से कोई नदी उतरती है तो वो काफ़ी तेज गति से उतरती है, और धीरे धीरे जब वो मैदानी इलाके में जाती है तो उसकी गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ ये चीज़ बताया। अब क्योंकि रोहतांग का रास्ता है, रास्ते में एक जगह पड़ती है कोकसार, वहाँ का जो है वर्णन लेखक ने आगे किया है। तो रोहतांग जाते हुए जो कोकसार एक पड़ाव है, यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है मैंने दूसरा नहीं देखा। उसका न वर्णन हो सकता है न चित्र खिंच सकता है। कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बना हुआ है जिसके सब ओर ऊंची ऊंची हिमावृत चोटियाँ, हिमावृत मतलब हिम से बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, उससे कुछ पहाड़ों के नंगे काले बर्फ से छाया हुआ मैदान, मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कटी प्रदेश तो ढक लिया है लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो लेखक ने साहित्यिक भाषा का पूरा प्रयोग किया है, बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में इस रास्ते का वर्णन किया है। उसने बताया कि चारों ओर जो है हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई है और ऐसा लगता है जैसे कोई प्याला हो, प्याले के समान बीच में वो जगह है। और जो चोटियां हैं बर्फ की वो इस तरह से ढकी हुई है कि जैसे उनके सिर पर तो बर्फ है, और कटि प्रदेश, कटि प्रदेश क्या होता है, जैसे शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, कमर से नीचे का हिस्सा, वहाँ भी बर्फ से ढके हुए और ऊपरी हिस्सा भी, और बीच का हिस्सा जो है वो जैसे खाली पड़ा हुआ है, काला काला से दिखाई दे रहा है। तो वो ये देखने में लग रहा है कि जैसे कि कोई जो है अभिमानी पर्वतों का सरदार है, उसने अपनी छाती जो है दर्प से मतलब घमंड से, गर्व से, अभिमान से, गर्व से जो है उसने खोल रखी है। ये एक यहाँ पे लेखक ने जो है वो साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है बच्चों, और अपनी भावना को उसने अभिव्यक्त किया है। आगे, इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम है, जहाँ का लेखक ने वर्णन किया है जिस जगह का, यहाँ पर वो 3 नदियों का उद्गम है। कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं? ऊपर से व्यास, मध्य से चंद्रा और भागा, जो आगे चलकर मिल जाती है। 3 नदियाँ कौन सी हैं? व्यास, चंद्रा और भागा, यहाँ से निकलती है। आगे, दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ ये लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। इसके द्वारों पर नक्काशी का जो काम है वह कई 100 बरस पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच से गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं हिडिंबा देवी मनुष्यों को भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनुरिखी का मंदिर छोटा है, विशेष सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण विशेष महत्व रखता है। देखिए बच्चों, लेखक ने यहाँ पे अन्य मंदिरों का परिचय दिया है कि एक तो वो हिडिंबा देवी का मंदिर है, दूसरी चीज़ है उसने बताया है कि आगे जाकर के मनुरिक का मंदिर भी यहीं पर पाया जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण मंदिर रास्ते में यहाँ पर पड़ते हैं। मनाली वाले रास्ते पर जो है ये दोनों मंदिर पड़ते हैं। इनका अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस प्रकार इसीलिए इन मंदिरों का हम यहाँ पर सौंदर्य भी महसूस करते हैं। आगे की पंक्तियों में
मैं मनाली आया तो था स्वास्थ्य लाभ करने, लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा ये थी कि एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख डालूंगा। बच्चों देखिए, इन पंक्तियों में लेखक ने अपना असली उद्देश्य बताया। प्रायः लोग पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं, और लेखक भी गया था स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा थी, क्योंकि लेखक को एकांत में लिखना पसंद था। वो ये चाहता था कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पर के हम कोई अच्छा सा एक उपन्यास लिख डालें। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तैयार हुआ था और वह मैंने अंग्रेजी में पूरा लिख भी डाला था। लेकिन जेल के 4 वर्षों ने मुझे ये भी दिखा दिया था कि उसमें अभी लड़कपन बहुत है। एक बड़े कैनवस पर मैंने विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी, और जहाँ तक चित्र का संबंध था वह काफ़ी सच्चा उतरा था। पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था, भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था और इसलिए चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके मैं उसे फिर हिंदी में लिखना चाहता था। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ और इस दृष्टि से गंभीर चीज़ें लिखने के लिए एकांत जरूरी था। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जाऊँ। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में लेखक ने अपना मनाली आने का उद्देश्य स्पष्ट किया कि असली उद्देश्य लेखक का वहाँ पर ये था कि वो अपने जो उपन्यास जिसको वो लिखना चाहता था उसके लिए एकांत जगह चाहता था, इसीलिए वो मनाली आया था। क्योंकि उसके पहले जो अंग्रेज जी थे वो वास्तव में एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उसकी वजह से उनको अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार किया था और काफ़ी समय तक वो जेल में रहे थे। जब वो जेल से छूटे तो उनके पास मैटर तो बहुत था लिखने के लिए। उन्होंने जेल में काफ़ी मैटर इकट्ठा किया था कि हमको ये उपन्यास लिखना है, लेकिन अभी वो ढंग से पूरा उसको बना नहीं पाए थे, उसका जो है रेखांकन नहीं कर पाए थे। और उनका मानना था कि अभी उनको भारतीय समाज और संस्कृति का उतना ज्ञान नहीं है, अभी अधूरा था। इसलिए वो एक ऐसे जगह चाहते थे जहाँ पर उनको भारतीय संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान हो और उसके आधार पर वो अपना ये उपन्यास लिख सके। क्योंकि उनका मानना था कि उपन्यास जो है वो एक जीवन दर्शन है और उसके लिए एकांत होना जरूरी है, इसीलिए वो मनाली आ गए थे। आगे, मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। बच्चों, मनाली जो है वो ऐसा नहीं कि केवल पहाड़ी क्षेत्र में है इसलिए प्रसिद्ध है, वहाँ की सुंदरता इतनी अद्वितीय है कि वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। और कुल्लू और मनाली का जो क्षेत्र है वो देवताओं का अंचल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। दृष्टि क्षेत्र में सीखने को देखने की आदि मेरी आँखें इस विराट सौंदर्य को पीती जाती थीं और मानो अपने पर विश्वास नहीं कर पाती थीं। सीखचों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया था कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी भीतर में पुरानी बंदी जीवन की स्मृतियाँ निकालता जाता था। जैसे शाही पोशाक में लिपट कर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई और थिगरों से भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता, लेकिन मनाली ने मानो उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी। वे अपने आप में कटु स्मृतियाँ मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढल निखरने।
उपन्यास लिख रहा था, क्योंकि काफ़ी समय तक वो जेल में बंद था। तो इसलिए जेल के जो संस्कार है, जेल की जो स्थिति परिस्थिति थी, उसका भी असर उसके मनोदशा पे था, उसकी मानसिक स्थिति पर था। जब वो यहाँ पे आया तो उसकी बहुत सारी जो यादें थी, जेल की यादें थी, उन स्मृतियों पर जो है यहाँ पर जब जो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता ने जो है अपनी छाप छोड़ी, और वो जो कटु स्मृतियाँ थी जेल की, वो सुंदर रूप में यहाँ पर साहित्य के रूप में, उपन्यास की कहानी के रूप में यहाँ पे धीरे धीरे करके निकलने लगा। अगले दिन प्रातः काल ही देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक शूद्र मानव ने पाया कि वह भी देवों का समकक्षी हो गया है, सृष्टा हो गया है, और वो लिखने लगा। बच्चों, इन पंक्तियों में लास्ट में आखिर में लेखक ने कहा कि वो तो एक साधारण व्यक्ति था और वो देवताओं के अंचल में पहुंच गया। जब वो देवताओं के अंचल में पहुंचा तो देवताओं का प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक था। जैसे देवता लोग जो क्या होते हैं, हमारे देवता जो हमारे इस सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं, और जो एक कवि होता है, एक लेखक होता है, वो साहित्य का निर्माता होता है। तो लेखक को ये महसूस हुआ कि अब वो देवताओं के समकक्ष हो गया है और उसने अपना उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। तो बच्चों, आज हमने ये यात्रा वृत्तांत पढ़ा। यात्रा वृत्तांत आधुनिक साहित्य की गद्य विधाओं में प्रमुख है। यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हम किसी जगह के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं, और ये जो यात्राएं होती हैं वो हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं।